मेरी उम्र से भी 4 साल बड़ा है और कहता है कि मैं लीडर हूँ स्टूडेंट्स का। दोनों के पैसे बाहर पड़े हैं, दोनों मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये तो मैंने अभी इब्तिदाइश किया है KPK में आके। अब आसिफ जरदारी मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। गो नवाज गो, गो नवाज गो। जो फैसला आया है लोगों को इसकी असल शक्ल नजर आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग। यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शिकरी। एक तरफ है प्रो नवाज, दूसरी तरफ है गो नवाज, और ये जो गो नवाज की आवाज़ है ये काफ़ी हद तक जोर पकड़ती हुई हर गुजरते दिन के साथ नजर आ रही है। अवामी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा रहा है सियासी जमातों की जानिब से, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया। आज ये फर्स्ट मास कॉन्टैक्ट रैली का इनेकाद किया गया। आज परेड ग्राउंड में जो जलसे के आप मनाजिर अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ी कोई पेशगोई की गई है और पहले से कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि 50,000 के करीब आज लोग वो परेड ग्राउंड में इकट्ठे करेंगे। तो ये काउंटिंग का सिलसिला तो बाद में, और काउंटिंग का जो कंक्लूजन है, नतीजा है, क्या नज़र आता है टीवी स्क्रीन पे, हकायक क्या कहते हैं, वो तो बाद में उसमें बड़े तजिए होंगे। लेकिन साथ साथ जो ये गो नवाज गो की हमने बात की है, वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा, हमें ऑपोजिशन जमातें काफ़ी हद तक एक नोट पे इस मामले पे नज़र तो आ रही हैं, लेकिन एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं नज़र आ रही। मुत्तहिदा ऑपोजिशन इसको तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इस अलायंस में इकट्ठे एक साथ ना खड़े हों। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब की तो आपने बात सुनी। इस वक्त उन्होंने गो नवाज गो का भी नारा लगाया और साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहा, लेकिन इमरान खान साहब भी कहते हैं कि नवाज शरीफ के बाद वो जरदारी साहब का पीछा करेंगे। फिर 10 अरब रुपए की पेशकश इमरान खान साहब को की गई 2 हफ्ते कबल ये पता चला, और ये सिलसिला जब ये मंजर आम पर पैनामा वर्डिक्ट के बाद आया तो लोगों ने फिर ये सवाल भी उठाना शुरू कर दिया कि खान साहब ने वर्डिक्ट से पहले ये क्यों नहीं इसका जिक्र किया। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसको बाकायदा तौर पर ऑफिशियली और लीगली इसको टेकअप करने की एक स्टांस में नजर आ रही है। एक उनका स्टांस सामने आया है, इसको लीगली टेकअप किया जाएगा। और शहबाज शरीफ साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने दरख्वास्त की कि इस पर लीगल नोटिस और एक्शन लिया जाए कि खान साहब ने ये जो अक्यूज किया है उनको, कि उनको 10 अरब रुपए ऑफर की गई कि वो पैनामा केस के मामले से पर जो है वो चुप हो जाएं और खामोशी इख्तियार कर लें। आज हमारा डिस्कशन का सिलसिला और डिस्कशन में गुफ्तगू यही रहेगी, और स्पेशली एक स्टोरी जो इसी हफ्ते हमने मंजर आम पर आते हुए देखी, जिसमें जिक्र हुआ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान को अपनी लीगल टीम जो उनको डिफेंड कर रही थी, जो उनका केस प्रेजेंट करी थी, जो एडवोकेट करी थी उनके केस इन द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द पैनामा केस, उसमें उनको अपनी लीगल टीम के हवाले से कुछ एतराज़ात हैं, वो ज़रा नाखुश नजर आए। आज इस पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये स्टोरी जिनकी है आज वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जाहिद गुशकोरी साहब, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, करंटली वर्किंग विद द न्यूज़ ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम जाहिद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हसन खान साहब, जो कि अगेन हमारे ही फ्रेटर्निटी के हैं, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन खैबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम हसन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर लीगल एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, विद योर परमिशन मैं चाहूंगी पहले हम वो वाली जिक्र करें, क्योंकि इस हफ्ते आपने भी जरूर देखा होगा कि मंजर आम पर बात आई और फिर मरियम नवाज साहिबा को इस बात की तरदीद करनी पड़ी सोशल मीडिया पे, ट्विटर के जरिए, कि वो अपनी लीगल टीम पर वो लोग पूरा भरोसा करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से ये तासुर पैदा हुआ और मीडिया जो है वो कुछ इस तरह की खबरें देने लगा। जाहिद, ये आपकी स्टोरी थी, मैं चाहूंगी हमारे नाज़रीन को जरूर आप बताएं कि ये मामला कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, आपके सोर्सेस क्या कहते हैं कि ये तस्दीक शुदा बात है, ये गारंटीड है कि ये अपने लीगल टीम से नाराज थे? अलीना, थैंक यू वेरी मच। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बिल्कुल यही कहते हैं, बिल्कुल वो नाराज़ हैं, अभी भी हैं, और हमने इस स्टोरी पे स्टैंड भी किया है। और ये चीज़ें अगर डिटेल से जजमेंट आप पढ़ें उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए जब उनकी एक लीगल टीम थी शरीफ फैमिली की, वो सारे लोग सर जोड़ के बैठे और 5 दिन उन्होंने सारा एक डिटेल इसका स्टडी किया है कि जजमेंट उन्होंने 549 पेजेस पढ़े हैं। उसके बाद अपनी एक फाइंडिंग्स तैयार की हैं कि
अगरचे 3-2 से ये जजमेंट है मौजूद है, लेकिन इससे बेहतर आ सकता था ये फैसला उनके हक में, क्योंकि फैसला फाइनल तो अभी आना है, फाइंडिंग जो अभी दी गई हैं इससे बेहतर आ सकता था। तो इस पर उन्होंने देखा कि कम से कम 2 वकील ऐसे हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरे नहीं उतरे। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, और पॉलिटिकली इसकी ट्रिक भी हो सकता है, आने वाले फ्यूचर स्ट्रेटजी हो सकती है PMLN की और शरीफ फैमिली की, कि ऐसे डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिए गए जो शायद शरीफ फैमिली सुप्रीम कोर्ट को देना चाह रही थी, लेकिन उनके वकील समझते थे कि शायद वो अभी टाइम नहीं है, नहीं देनी चाहिए। तो इसके पीछे 2 मंजर हो सकते हैं। शरीफ फैमिली ने दिए वो डॉक्यूमेंट्स अपने वकला को और उन्होंने आगे नहीं दिए। जो हमारे सोर्सेज कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, और यही एक वजह है उन्होंने एक डिसेंट का इजहार किया है, और जो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करी। उसके बाद हमने स्टोरी को ब्रेक किया है। उसके बाद मेरी 4 वकला से मुलाकात भी हुई है जो उनकी ये लीगल टीम के लोग हैं अभी करंटली, यस, जिन्होंने स्टोरी के बाद। बाद वो नहीं कि जो अलग हो, जो चेंज हो गए हो, वो नहीं वो नहीं। उसमें से मैं उन लोगों से मिला हूं, तो मेरे पास बड़ी और काफ़ी स्टोरीज हैं जो मैं प्रॉपर टाइम पे ये स्टोरी ब्रेक करता रहूँगा। अभी शायद वो वक्त नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा रिएक्शन आया है। अभी स्टोरी इस पे हम स्टैंड कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन भी कुछ अखबारात ने छापी है उनके एंड पर, तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और उसकी न्यू जो स्ट्रेटजी है वो मंडे और ट्यूसडे को आ रही है, आया कि उन्होंने क्या करना है। उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही है अपेरेंटली कि शायद प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो रिव्यू में ना जाएं अभी। अच्छा, ये उनकी स्ट्रेटजी, सारा उनका फोकस जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर है। और जो आपको एक आइडिया है कि 1 मई तक एक पैनामा केस के जज साहब मुल्क से बाहर हैं, ही इज़ आउट ऑफ कंट्री। वो वापस आएंगे तो फिर ये 5 जजेस जो 18 नाम पेश किए गए हैं एक GIT की तश्कील देंगे, 6 लोग चूज करेंगे। उसी पर शरीफ फैमिली स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ख्वाजा हारिस की सर्विसेज हायर करने जा रही है, जो JIT को उनके बिहाफ पे असिस्ट करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ लेके आऊंगी। जो सजाहिद ने कहा एंड हमें जो अवाम को एक तासुर मिलता रहा कि बार बार जो अपने लीगल काउंसिल्स को चेंज करना, वकला में चेंजिंग्स लेकर आना, उससे शायद शरीफ खानदान का फोकस ये था कि वो अपना जो केस है वो प्रेजेंट बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें और जो उनके केस को मजबूत कर सके। सर आपको लगता है कि ये वाकई में नाराज़ी है और या स्पेशली अटेंशन डाइवर्ट या कुछ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है? अलीना, याद है आपको, आपने इसी मौजू पे एक ट्वीट किया था जिसके जवाब में मैंने फिर एक ट्वीट किया था और उसका मतन ये था कि अ बैड कारपेंटर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। राइट। अब होता ये है कि ये जो बार बार वकला का चेंज करना भी बोखलाहट का सबूत है ज़ाहिरन, क्योंकि देखिए वकील जो है ना वो तो सिर्फ माउथ पीस है अपने क्लाइंट का। जो डॉक्यूमेंट, जो शहादत, जो स्टांस क्लाइंट उसको देगा, वकील खुद से तो शहादत नहीं दे सकता। और वो डिस्कस करके ही होता है, ये नहीं होता कि बंडल आपने दे दिया फिर वकील की मर्जी, ये आप डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद वो खत देते हैं। अब कतरी खत है वो उसकी वैल्यू वही रही है, वो पहले दिन पेश करें। वो उन्होंने आप रिपोर्ट में, मैंने भी इनकी रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें क्या था कि वो कतरी खत बड़े अचानक दिया, जो देने का स्टाइल था वो ठीक नहीं था। खत तो वही है, उसको आप जिस तरीके पे जिस स्टेज पे भी दें। और ये तो डेली इनकी मीटिंग्स होती थी, डेली वकला के साथ पूरी टीम के साथ पूरी टीम थी। एक आदमी का फैसला भी नहीं था ये कि कोई एक वकील जो होगा वही ये फैसला करेगा। तो मेरे ख्याल में ये उनकी बोखलाहट का नतीजा है, यही केस था उनका। क्योंकि जब वो असेंबली में आप देखिए कंट्रडिक्शंस हैं, अब उसमें तो वकला का कोई नहीं। जब उनका बेटा टीवी पे आके कुछ और बात कर रहा है, बेटी कोई और बात कर रही है और प्राइम मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पर कोई और बात कर रहे हैं। अब इस कंट्रडिक्शन को रिकंसाइल करना, वो तो वकील उसमें क्या कर सकते हैं। अकरम शेख साहब की रिजर्वेशंस भी सामने अकरम शेख साहब लेफ्ट इन द मिडल ऑफ द प्रोसीडिंग्स। But now that he is given a statement, he says कि जी मैं एडवाइस करता था काफी हद तक, कुछ हद तक। अलीना, मैं ऐड करना चाहूँगा, बैरिस्टर साहब अपनी बात जारी रखेंगे आपकी परमिशन से। इस स्टोरी के बाद अकरम शेख साहब ने मुझे इनवाइट किया, मैं उसके पास गया तो उसने मेरे साथ एक कम्युनिकेशन शेयर की जो हुसैन नवाज से उसकी रात के 12:41 पे कम्युनिकेशन हुई डायरेक्ट।
इंटरेस्टिंग। तो वो स्टोरी हमने 10:30 बजे ब्रेक की थी, जिसमें शेख साहब ने मुझे ये पैगाम भी दिया कि बेसिकली मैं तो कुछ दिनों के लिए आया था और मैंने फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज दी हैं, क्योंकि शरीफ फैमिली के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। मैं कुछ दिनों के लिए आया था। ये भी इसमें मैं ऐड करता हूँ, उनके बेटे को फिर बाद में एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर बनाया, उस तरह से फीस पे हो गई फिर अकरम शेख साहब के। जी जी जी। अच्छा हसन, ना होना राइट, मैं आपकी तरफ इस गुफ्तगू को लेकर आऊंगी कि अब क्या लगता है कि, और जो अवाम चूंकि पैनामा एक तो वर्डिक्ट का पहले इंतजार कर रहे थे, उनको फैसले की जो है वो धड़पड़ी लगी हुई थी, और अब फैसले के बाद जेआईटी क्या रिपोर्ट पेश करेगी, अवाम की अब नजरें उस तक मरकूज हो गई हैं। क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? अगले 60 दिन तक की मोहलत दी गई है वज़ीर आज़म। देखिए अरीना, मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी एक परसेप्शन है या जो एक बन जाती है आपकी, वो ये कि अदालत ने अपने कंधों से जो बोझ था ना उतार के वहाँ भी ही हुकूमत के कोर्ट में वे फेंक दिए। वही जेआईटी जो नए पे आपको पता है अब अदालत के जो ऑब्जर्वेशन आते थे या एफआईए पे या हुकूमती इदारों पे, वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के ऑब्जर्वेशन होते थे कि मतलब ये कि काम नहीं करते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। इवन एफबीआर तक जो है ना काफ़ी उसको लताड़ा था। अभी एससीसीपी है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या आईएसआई या एमआई, लोग इसमें ज़्यादातर जो होंगे ग्रेड 19 या 20 ऑफिसर्स होंगे। उनका अपना एक फ्यूचर भी होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मिड करियर तो हम कह सकते हैं कि ये जो 19 होता है 18 होता है, ये मिड करियर ऑफिसर होते हैं, उनको भी आगे जाना होता है। दूसरी बात ये कि जेआईटी करेगी क्या, वो काम जो अदालत ना कर सकी। लेट्स से अभी अदालत ने ज़्यादातर जो एक ये भी इस पर तनकीद हो रही है कि ये जितने डिसीजन इनके मैंने जो डिसीजन आया है सामने 3-2 वाला, इसमें ज़्यादातर जो अनऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जो है उस बेस पे सारी जजेस ने जो है उसको बेस किया है। पहला तो जैसा बैरिस्टर साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो पिटिशनर था, जिसने साबित करना था, जो एक्यूजेशन लगाए थे उस पर मियां नवाज शरीफ उसकी फैमिली पे, वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो डायरेक्टली शिफ्ट हो गया था वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ ड्यू टू ए स्टेटमेंट इन द नेशनल असेंबली या उनकी मुख्तलिफ जो एडमिशन किया था कि हाँ ये मेरे हैं। अभी उसने साबित करना था। आगे ये जो सिचुएशन मेरे ख्याल में आई डोंट सी कि जेआईटी जो है ना 60 डेज में, ये इलेक्शन ईयर है, प्राइम मिनिस्टर कोशिश होगी या पीएमएल की कि कोई ऐसी डिसीजन सामने ना आए जिस पे आने वाले, देखिए अगर जेआईटी की तरफ से ये सामने आ गया कि प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन करप्शन या ये है, तो उसकी एक बड़ी मेरे ख्याल में एंटायर एक स्वीपिंग उसकी एक होगी। दूसरी पीटीआई और बट हसन, ये जो सियासी जलसे हो रहे हैं, ये इलेक्शन की तैयारी है, तो ऑलरेडी इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर या जेआईटी पे कोई दबाव नहीं है? मेरे ख्याल में आप देखिए पीपल्स पार्टी भी आज जमात इस्लामी की 10 जगहों पे उनके जलसे थे। आज पीएमएल का जलसा था, 2 जगहों पे पीएमएल का था, पीटीआई का था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। मतलब कि सारे पार्टीज जो हैं अभी तो उनको पता है इलेक्शन हार्डली होंगे, तो वही मई फरवरी नेक्स्ट ईयर। तो अब ये इलेक्शन की तैयारी है, ये तो सारा इलेक्शन की तैयारी है। और यही वजह है मैं जो कहता हूँ कि पीएमएल इंतहाई कोशिश यही होगी कि जेआईटी से जो भी चीज़ आए ना वो एडवर्स ना हो। राइट, ठीक है। साथ साथ मैं जाहिद मजीद आपकी तरफ इस चीज़ को लेकर आना चाहूँगी। आप एक तो अच्छा, एक मुझे ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि दबाव इस वक्त हुकूमत पे और स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब पर काफ़ी बढ़ रहा है, किस तरह से वो टैकल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आगे आने वाले दिनों में नज़र भी आ जाएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बताते चलें कि आज रात 12 बजे तक की मोहलत दी गई है लाहौर हाईकोर्ट बार की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा देने के लिए। और कहा यह गया है लाहौर हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी की जानिब से कि अगर वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो फिर मई 13 को लाएअमल का ऐलान करेंगे। बट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लाएअमल भी, इन अदर वर्ड्स ऐलान उसका ये किया कि वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा उनकी जानिब से, एक तहरीक बनेगी अगर वो मुस्ताफ़ी नहीं होते वज़ीर आज़म, और वो वज़ीर आज़म से कहते हैं आपको जाना होगा। तो ये अब लाहौर हाईकोर्ट बार भी, सेकेंडरी सियासी जो जमातें हैं वो भी एक जो है इस वक्त दबाव बढ़ा रही है मियां नवाज शरीफ साहब पे। तो क्या अपोजिशन के दबाव में आकर वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और अगर इस्तीफ़ा दे भी देते हैं तो क्या पाकिस्तान में इस्तीफ़ा उनके देने से करप्शन बैरिस्टर साहब ख़त्म हो जाएगी? देखिए बात यह कि एक तो बार काउंसिल्स का या बार एसोसिएशंस का ये काम नहीं है कि वो सियासत में उस तरह हिस्सा ले। वो कहते हैं, आज वो सेक्रेटरी ने कहा ना लाहौर हाईकोर्ट बार के कि मैं जब दफ्तर में आता हूं तो मैं बिल्कुल इधर ही के काम हो रहा होता है, मैं कोई सियासत के उसमें एज एन एसोसिएशन इंडिविजुअली तो ऑफ कोर्स यू कांट, अ लॉयर कांट डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग एन एक्टिव
पॉलिटिशियन आप देखें जितने भी ज़्यादा, कायदे आज़म खुद सियासतदान थे और लॉयर भी थे, लेकिन जब एसोसिएशन की बात आती है, व्हेन दे आर यूजिंग द फोरम ऑफ बार एसोसिएशन या बार काउंसिल्स, तो वो पाकिस्तान बार काउंसिल एक्ट मौजूद है 1973, उनका रोल ही डिफरेंट है, वो टोटली एक डिफरेंट रोल है। तो मेरे ख्याल में बार का फोरम सियासी अजाइम के लिए नहीं होना चाहिए। बार में जो पीटीआई के भी सपोर्टर्स होते हैं, नून के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, कौमी वतन पार्टी के, हर पार्टी के होते हैं। तो एक तो उसको पोलिटिसाइज ना करें। पहले भी हमने जजेस मूवमेंट में देखा कि हमने ठीक है वो उस टाइम एक बड़ा लॉफ्टी आइडियल्स थे, बकौल एतजाज साहब रियासत माँ जैसी होगी, वो बाद में पता चला वो सौतेली माँ बन गई हमारी। तो बात ये कि जब आप उस तरह के एक्टिविज्म लॉयर्स के अंदर लेके आएंगे, फिर इस जिनी को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जहाँ तक इस्तीफे की बात है, मेरे ख्याल में ये बात तो दम तोड़ गई जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। जो 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे जिन्होंने मेजॉरिटी वर्डिक्ट दिया, क्या उनको नहीं पता था कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और जो GIT बनेगी वो ग्रेड 19 के या 20 के या 21 के जो भी अफसर, आप समझते हैं GIT वुड बी एबल टू कंडक्ट अ फेयर इन्वेस्टिगेशन? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट आया, जहाँ तक मैं लॉ समझता हूँ, ये इंडिया में जैन हवाला केस था जिसमें इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिकली टुक ओवर CBI, जो हमारी FI है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एजेंसी CBI है। और दूसरी बात यह, और उन्होंने उसके जरिए फिर कराया। अब हज करप्शन केस आप देखें कि इवन चालान भी सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करता था, और उसमें फिर बाद में कन्विक्शन हुई, फिर ठीक है कोर्ट ने बरी कर दिया। अब मैं तो इस GIT को बहुत पॉजिटिव स्टेप देखता हूं। आज तक हमारे मुल्क में कभी कोई वजीर भी SHO के सामने पेश नहीं हुआ, तो इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के वज़ीर आज़म का कान पकड़ के उसको 5 सरकारी अफसरों के सामने बिठा दिया। अब वो सरकारी अफसर जो है, दे रिप्रेजेंट द स्टेट, दे रिप्रेजेंट द रूल ऑफ लॉ, मतलब एक कानून के सामने वज़ीर आज़म को सर तस्लीम खम कराया। सर द वेरी नेक्स्ट मोमेंट राजा ज़फरुल हक साहब ने कह दिया कि भाई जरूरी नहीं वज़ीर आज़म पेश हो GIT के आगे। उसमें डायरेक्शन है, उसमें फैसले में ही हैज टू, उसमें डायरेक्शन है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो पेश होगा GIT के सामने, बड़ा वाज़ेह उसमें फैसले के अंदर। साहिबा की भी बात का यकीन कर लेना चाहिए कि ये बिल्कुल वैसे सब ठीक कह रहे हैं, उनको हुक्म दिया कि वो पेश हो। ही हैज टू नहीं, लेकिन ये इसमें ये कि अगर GIT ये उसको जरूरत हो कि वो पेश हो when required, ये नहीं है कि नेचुरली GIT एक फैसला कैसे करेगी जब तक एटलीस्ट जो इस वक्त मुल्ज़िम है, देखिए ना मेरी नजर में ये फैसला एक FIR है, अब ये जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रिमांड लिया हुआ है, उसमें जब तक मुल्ज़िम का बयान नहीं आएगा, ये उसका स्टांस सफाई मिसल पर नहीं आएगा, तो कैसे GIT आगे बढ़ेगी? सर ये जो 10 अरब की जो बात है, इस पे मैं वज़ीर आला पंजाब का जरूर जिक्र करूंगी, क्योंकि उन्होंने ये एलिगेशंस को रिफ्यूट करते हुए ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है टू टेक कॉग्निजेंस टू डिटरमिन वेदर इमरान खान साहब इज सादिक एंड अमीन, और ये प्रूव होना चाहिए। देखिए उसके लिए तो कैन यू डू इट? नहीं, उसके लिए मेरे ख्याल में ये है कानूनी उनकी टीम तो होगी, लेकिन लॉजिकल जो पाथ होगा वो होगा कि इस पर डिफेमेशन का सूट फाइल करें, और जब वो डिक्री हो जाए, क्योंकि 63 में ये भी लिखा है कि वो झूठा हो कि कोई डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। तो अगर वो डिफेमेशन केस में जीत जाते हैं और वो डिक्री लेके फिर वो बेशक जाके डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इमरान खान साहब कही कि पहले ऑलरेडी एक डिफेमेशन का केस मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब का चल रहा है, एक इफ्तिखार चौधरी साहब का चल रहा है, उसमें वो जवाब ही नहीं देते। अब 3 दिन की मोज़ाहिद 3 दिन की मोहलत दी गई है इमरान खान साहब को। बता सकेंगे कि वो कौन अफराद थे, फर्द था, शख्स था, कौन था? ये भी है वो जिस तरह सिराजुल हक साहब ने कहा अलिफ वाला अरब है या ऐन वाला अरब, ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अली ने ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं इसको रात बड़ा खोज लगाने की कोशिश की है एज ए जर्नलिस्ट। तो वो जो आदमी है दुबई बेस्ड एक बिजनेसमैन है, और गालिबन उसकी हामिद मीर साहब से बात भी हुई है कल, तो ही इज़ रेडी टू रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वो तैयार है ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। और PMLN जो शरीफ फैमिली है वो ये सोच रही है कि उनके पास फोरम काफ़ी हैं। जो बैरिस्टर साहब कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो तो डिफेमेशन का जो ऑर्डिनेंस है 2002 वाला, उसके तहत वो भी सोच रहे हैं, साथ साथ PPC का जो एक बाकायदा सेक्शन है 499 और 500, उसके तहत भी सोच रहे हैं उस फोरम पे जाएंगे और वहाँ से डिग्री लेके फिर ECP जाएं या जो भी प्रॉपर फोरम होगा, मे बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई सुपीरियर कोर्ट। लेकिन ये जो एलिगेशन आया है PTI के चेयरमैन की तरफ से,
एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बना था अपोजिशन के लिए, और बिलखसूस PTI को ये क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैंने ये केस 137 घंटे बैठ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना है, और जितनी उन्होंने मेहनत की और चीज़ें, और शायद मेरी तवक्को से ये जजमेंट ज़्यादा हार्ड आया है। कैन यू इमेजिन, अगर आप मुझसे पूछें कि कैसे ज़्यादा सख्त आया है, डायरेक्टली शायद सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर ही नहीं सकती थी, और 2 जजेस ने उसके खिलाफ दिया था, 3 ने अपना ओपिनियन देना है, अभी ऑर्डर देना है exactly, after the investigation, इन्होंने शायद अंडरस्टैंड ही नहीं किया, इसलिए मिठाइयाँ तकसीम करना शुरू कर दी शायद बाद में लेट रियलाइजेशन, बाद में जब देखो ऑर्डर इतना सख्त है, इसलिए रिव्यू में और फिर वो वकला पे काफ़ी नाराज़ हुए कि इतनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हैं जो अल्टीमेटली JIT उस तरफ ले जाए उस केस को, और उसमें स्पेशल बेंच जो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो मॉनिटर करेगा JIT को, जिस तरह यहाँ स्कैम की बात कर रहे थे। ये नया बेंच होगा, सेम बेंच होगा? नहीं, स्पेशल बेंच होगा, रिक्वेस्ट किया है उन्होंने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगा, और हर 2 हफ्ते बाद JIT उसको वो देगी। और ये जो 18 ऑफिसर्स के नाम भेजे गए हैं, ये बड़े पाकिस्तान में बेस्ट अवेलेबल इंस्टीट्यूशन में जो ऑफिसर थे उनके नाम भेजे गए हैं। अब जजेस ने चूज करना है 6 लोगों को। आज अब सवालिया निशान ये होगा कि सॉरी, आया कि इनके पास इतनी कैपेसिटी है, आया कि बाहर के इदारों को लिखने के लिए, क्योंकि इसमें 6 ममालिक इन्वॉल्व हैं, उनको वो जल्दी पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे इस हवाले से। इसलिए टेस्ट केस अब ये प्राइम मिनिस्टर शरीफ के लिए ये बिलखसूस ये बना है कि जब ये केस चल रहा था तो ऑलमोस्ट हमें पता था कि शायद प्राइम मिनिस्टर शरीफ जो हैं वो डायरेक्टली उसको डिस्क्वालीफाई ना करें, डीसीट ना कर सकें जजेस, उन्होंने किया भी नहीं है। लेकिन अब ये केस JIT की शक्ल में एक उस पर तलवार लटकने लगी है। अगर फाइंडिंग्स उस तरफ जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लगता ऐसे है कि शायद उस तरफ जाएं, तो उसका पॉलिटिकल फ्यूचर बड़ा स्टेक है। और आज बल्कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में लोड शेडिंग की सूरत हाल पर नाराजगी का इजहार कर रहे थे। अब ये नाराजगी लोड शेडिंग की सूरत हाल तो क्योंकि हमने समवॉट और दी अदर हमने इसी तरह की देखी है मेजरली उनके टेन्योर में, लेकिन ये नाराजगी जो है असल इसकी वजह क्या बन रही है? क्या ये प्रेशर है, ये जो सियासी जमातें हैं ऑपोजिशन की? असद साहब, आपको ये एक इस वजीर आजम के मुस्ताफी होने के मामले पे एटलीस्ट एक पेज पे आती हुई नजर आ रही है, एक प्लेटफॉर्म पे आती हुई नजर आ रही है, स्पेशली अगर हम पीपल्स पार्टी और PTI की बात करें, जो आपस में दादू का जलसा उठा के देख लें, मर्दान का जलसा उठा के देखिए, मेरे ख्याल में मुझे नजर नहीं आ रहा है ना पीपल्स पार्टी इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे इसी स्टेज, पीपल्स पार्टी इसी स्टेज तो वो तो कह रहे हैं ये तो है पॉलिटिकल स्लोगन तो नहीं लगानी है, ये एक सियासी नारा है, क्योंकि जरदारी साहब हालात को उस स्टेज तक नहीं लेके जाएंगे। देखिए, मौलाना साहब की अभी तक एक अपनी स्ट्रांग है, जिस तरह सिराजुल हक साहब जिस तरह कैरी कर रहे हैं वो भी नहीं चाह रहे, कोई भी नहीं चाह रहा है इस वक्त, क्योंकि अगर ऐसे मौके पे हो जाए में चौधरी शुजात साहब, सिराजुल हक साहब सब आपस में ग्रैंड अलायंस की तो वही मैं जो कह रहा हूं ना, सारी तैयारी जो हो रही है सर, मैंने कहा कि इस वक्त आज ये प्रोग्राम हो रहा है, कम से कम हर एक पोलिटिकल पार्टी का एक जलसा हो रहा है और मुख्तलिफ उस पर, मतलब कि जमात इस्लामी लोड शेडिंग भी जा रही है, पीपल्स पार्टी का अपना उसका एक PTI वाले इधर जो इकट्ठे हो गए वो पनामा पे उसका आ रहा है, QWP वाला जो इनके जो शरबा खान साहब का जो जलसा है चरसदा में, वही अमीर मुकाम साहब जो है उसका बड़ा जलसा स्वात में हो रहा है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि वो भी नेक्स्ट वीक से जो है ना वो एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। मतलब कि इस वक्त कोई भी सियासी जमात नहीं चाहेगा कि एब्रप्ट जो है ये सिस्टम डीरेल हो जाए, क्योंकि सबने तैयारी पकड़नी है। एक पार्टी ने, देखिए PTI के लिए खुद मसला है, PTI का इंटरनल उसके इलेक्शन करवाने हैं उसने, अभी एक और जो है ना उनके लिए जो अल्बर्ट्रास है वो तो वही इनके इंटरनल इलेक्शन है, क्योंकि अदरवाइज दे कांट गो फॉर इलेक्शन विद द सेम सिंबल। अच्छा, बट इस तरह की भी इत्तलात कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर है वो इतना डिवाइड है, अलग अलग ग्रुप से, जो कुछ लोग कहते हैं खान साहब को कि भाई आप पीपल्स पार्टी से मिलकर सोलो फ्लाइट से आपको इतना फायदा नहीं पड़ा। उसने ऐलान किया कि अभी जरदारी साहब मैं आपके पीछे आ रहा हूं, मैं आपके पीछे आ रहा हूं। इमरान खान साहब नहीं, लेकिन सोलो फ्लाइट से उनको फायदा पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। आज जलसा करेंगे, मजीद 2 दिन के बाद कराची में जलसा होगा। अब जो इस मुहिम की तरफ आ रहे हैं और गो नवाज गो और वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा जो कर रहे हैं, आपको लगता है अपना ये हदफ वो अटेन कर सकेंगे अकेले? 2014 में भी यही कुछ उनके मुतालबा। मेरे ख्याल में इसके लिए मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसका ये नारा जो है ना, एक तो ये नारा हाईजेक
पीपल्स पार्टी ने भी ले लिया, बाकी पार्टियों ने ले लिया। तो सबका एक तो ये करप्शन का नारा है। देखिए जरदारी साहब ने जो मलकन में उसका जो खिताब था उसमें भी उसने ज़्यादातर करप्शन को और कहते हैं पख्तूनों के पैसे खा रहे हैं, बलोचों के पैसे खा रहे हैं, सिंधियों के पैसे, मतलब उन्हें एक और एंगल भी दे दिया है। तो ये है कि PTI के लिए बेहतर होता कि ये देखे इस वक्त ये कोalition है, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की कोalition गवर्नमेंट है वहाँ पे, लेकिन देखिए उसकी सियासी उसके जो जलसे हो रहे हैं, ठीक है, कराची में अलहदा हो रहे हैं, इधर अलहदा हो रहे हैं। मुझे एक ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, बट ये कितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फायदेमंद होगा, नुकसानदेह होगा? एक ब्रेक और ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्पेशली आज की जो एक और खबर थी वो ये थी कि वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राब्ता रियाज पीरज़ादा साहब मुस्ताफ़ी हो गए। मुस्ताफ़ी होने की जो रीज़न उन्होंने दिया, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरबों की करप्शन में मुलव्वस हैं। उसके बाद एक सीनियर मुल्क के हमारे सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि ये वाहिद अभी इस्तीफ़ा नहीं है, अभी इसके बाद एक और बड़े वज़ीर जो हैं वो मुस्ताफ़ी होंगे। तो ये करप्शन और स्पेशली ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि वज़ीर आज़म पर या वज़ीर आज़म के ख़ानदान पर करप्शन के चार्जेस भी वो लगाएंगे अपने रेजिग्नेशन के साथ साथ। जाहिद, ये खबर और स्पेशली आपको भी मज़ीद कुछ इस हवाले से इत्तलात होंगी, कुछ और भी रेजिग्नेशंस आर इन द पाइपलाइन? मेरे ख्याल में जिस तरह आप बता रही थी मीर साहब का, मेरी नज़र में भी तकरीबन 2 कैबिनेट मिनिस्टर रिज़ाइन करने वाले हैं। उसकी रीज़न डिफरेंट है। एक तो उनको टोटली इग्नोर किया जा रहा था, दूसरा उनकी जो कंस्टिट्यूंसीज हैं वो लोग इलेक्टेबल हैं, उन्हें किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो जब चाहे रिज़ाइन कर देंगे। उन्हें फ़ंड मिल नहीं रहे थे। जिस तरह मैं साउथ पंजाब के आपके 18 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें इन्होंने 3 कैबिनेट मेंबर चूज़ किया हुआ है, जिसमें एक ने रिज़ाइन किया है। और बड़ी इंसल्टिंग चीज़ है कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाह रहे हैं, सीनियर कैबिनेट मेंबर हैं, दरवाजे पे खड़े हैं और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपको शट और वो अपनी कारोबारी मुलाकात कर रहे हैं गुज़श्ता रोज जो सजन जिंदल उसी अलीना उसी चीज़ को आप देखें, पाकिस्तान में इस वक्त 4 साल में